नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में शहर के शांति मार्ग से श्रीराम चौक मंडली तक रोड शो उन्होंने किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि सीएम धामी दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और इसलिए वो दिल्ली की गलियों में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और तस्वीरें तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सवार होकर के कार पर लोगों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये सीधे तौर पर एक मैसेज जनता के बीच में पहुंचाना कि बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि बीजेपी कार्य करके दिखाएगी। बीजेपी हर राज्य में कार्य कर रही है, तो इस तरह से देश की राजधानी में भी बीजेपी की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत की अनुभूति कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को भी चुना गया है। वो स्टार प्रचारक हैं। और दिल्ली में रोड शो से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में छावला केस की पीड़िता के माता पिता से मुलाकात कर कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी खास बातचीत की है। मामले से संबंधित वकील चारू खन्ना से भी पूरी जानकारी ली है। पूरा उत्तराखंड उनके साथ है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड की बेटी के पिताजी से फोन पर बात की थी और कहा था कि वे जल्द ही दिल्ली आकर उनसे मुलाकात करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आजीविका महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए सीएम धामी ने बताया कि राज्य को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आजीविका महोत्सव के जरिए पिछले वर्ष 6 करोड़ के सापेक्ष इस बार 20 करोड़ के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए गए। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को 246 करोड़ का बजट दिया गया। 298 करोड़ की नई परियोजनाओं की घोषणा की गई। इसके अलावा एसएलपी वापस लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है और सरकार उसको देख रही है। आजीविका महोत्सव में जहां गत वर्ष जो हमारा ये हौलबाग में सेंटर चलता है, उस सेंटर से प्रेरणा लेकर 1 साल के अंदर 3 गुना जो है यहाँ पर तरक्की हुई है। एक ऋण लेने की जो पिछले साल जो धनराशि थी 6 करोड़ की, वो बढ़कर 20 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर कल हम लोगों ने 298 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस जनपद का किया है। साथ ही साथ यहाँ के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएँ भी की हैं और अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज जो कि लंबे समय से यहाँ पर लंबित था और चल नहीं पा रहा था, भारत सरकार के सहयोग से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को चलाने की हमको स्वीकृति प्रदान की है और वो चलने लगा है। साथ ही साथ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और उसके भवन इत्यादि बहुत सारे जो निर्माण कार्य होने हैं, 246 करोड़ रुपए की धनराशि से वहाँ पर काम भी प्रारंभ हो गया है। तो हमारे गुल जी की ये भूमि है, यह आने वाले समय में इसी रास्ते से जहाँ भी ये 4 धाम यात्रा का भी रूट है, मानस जो हमारी मानस खंड कॉरिडोर बनाने की जो योजना है, उसके मास्टर प्लान पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और एक एक करके हर जनपद में 5-6 जो भी प्रमुख हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनको उस कॉरिडोर से जोड़ेंगे और निकट भविष्य में कुमाऊं गढ़वाल के मध्य में जो सड़क जो कनेक्टिविटी है वो और आसान हो और सरल हो। उसके लिए हम लोग लगातार भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं, अपने स्तर से भी बात कर रहे हैं और बहुत सारी रोडें जो भारतमाला श्रृंखला में हमारी स्वीकृत हैं, वह जल्दी से जल्दी धरातल पर आएँ और आने वाले समय में जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा है, वह भी सड़क मार्ग से होगी। इसके लिए भी भारत सरकार ने पूरी तरह से सैद्धांतिक सहमति दी। अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने व्यापार मंडल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और प्रबुद्ध नागरिकों से भेंट कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया और विभिन्न संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर सबका साथ सबका विकास के ध्येय पर आगे बढ़ते रहने की सलाह दी। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर के एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष सख्त नजर आ रहे हैं। रितु खंडूरी ने भर्ती घोटाले पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया कि वो विधिक राय लेने के बाद डबल बेंच में जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि जो भी फैसला उनका था वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। इधर कांग्रेस ने विधानसभा में हुई बैकडोर से भर्ती के मामले में नियुक्ति देने वाले और नियुक्ति पाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पहले दिन से कांग्रेस का एक ही स्टैंड, अगर विधानसभा अध्यक्ष को भ्रष्टाचार पर चोट करनी है, उसको जड़ से समाप्त करना है, तो सिलेक्टिव राजनीति ना करें। नियुक्ति देने वाले और नियुक्ति पाने वाले दोनों गलत हैं, लेकिन मैडम की जो लाठी चल रही है वो नियुक्ति पाने वालों पर चल रही है। नियुक्ति देने वालों पर तो वो अपनी चुप्पी तोड़ ही नहीं रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आरएसएस तो कार्रवाई कर चुका है, प्रांत प्रचारक को भी यहाँ से बेदखल कर दिया और सह प्रांत प्रचारक को भी यहाँ से दूसरे राज्य में भेज दिया गया है उनकी गड़बड़ियों के चलते। बात सिर्फ इतनी है कि ये वैधानिक और अवैधानिक का सवाल नहीं है। जो निर्णय सिंगल बेंच का था, आप देखिएगा आने वाले दिनों में डबल बेंच का भी वही निर्णय होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये हठधर्मिता दिखाई पड़ती है कि आप एक वर्ग पर तो चोट कर रही हैं, लेकिन दूसरे वर्ग पर आप बोलने से इनकार कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने उन नेताओं पर कब कार्रवाई करेगी जिन नेताओं ने युवाओं के साथ छलावा किया, धोखा किया और उनके मुंह का निवाला अपने सगे संबंधियों को खिला दिया। देखिए, जिसको जो कहना है वो कहेगा। मुझे जो सही लगा है, और आपको मैंने जैसे पहले भी कहा, मैंने विधि से राय ली है, पूरा सोच समझ के निर्णय लिया है, वकीलों से बातचीत हुई है और उसके बाद हमने निर्णय लिया है कि हम डबल बेंच में बीते दिनों बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही सरकार के खिलाफ दिए गए बयान के बाद पार्टी हाईकमान सख्त नजर आ रही है। लिहाजा पार्टी हाईकमान की ओर से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दिल्ली तलब किया गया और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर अनर्गल बयानबाजी पर रोक लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रदेश स्तर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और को अनर्गल बयानबाजी से बचने के निर्देश जारी किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मीडिया प्रभारी ने बताया कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बयान दिए गए हैं उस संबंध में और अन्य कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत है या पार्टी और सरकार का अपना सुझाव देना चाहता है तो मीडिया से बचते हुए सिर्फ अपनी ही पार्टी के फोरम पर ही बात रखें। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी अपने, चाहे छोटे कार्यकर्ता हों चाहे हमारे बड़े नेता हों, सभी को कहा है कि जिस प्रकार से भी उनकी कोई बात करनी है तो पार्टी फोरम पे करें और कोई भी उनकी समस्या है तो या तो पार्टी फोरम पे रखें या सरकार की ओर से उनकी समस्या है तो सरकार से भी वो बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे देहरादून में बाल संरक्षण आयोग के सहयोग से बाल विधानसभा का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जिलों से आए बच्चों ने हिस्सा लिया और इस दौरान बच्चों को विधानसभा और राजनीति से संबंधित जानकारियां दी गई। साथ ही चुने हुए 70 बच्चों को विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि बच्चों को राजनीतिक गुर सिखाने और शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस बाल विधानसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री के लिए पद के लिए चुना गया है, तो हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं कि हम किन किन प्लान्स पे आगे जाके काम कर सकें, क्योंकि यहाँ पे 70 विधानसभाओं के बाल विधायक चयनित होकर आए हैं। तो हमने ये प्लान पूरी तरीके से बनाया है। हमारे प्लान कुछ इस तरीके से हैं कि हम जो लड़का और लड़की पे जितने भी भेदभाव किए जाते हैं इनको पूरे तरीके से समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितने भी बाल मजदूरी, बाल श्रम कराया जाता है, इसके खिलाफ हमने सख्त कानून जो भी बनाए गए हैं उस पर हमने सजा का भी पूरा प्रावधान रखा है। बाल विधानसभा पहली बात तो पूरे भारत में, सिर्फ उत्तराखंड में इसका गठन पहले से भी होता आया है। हमने सिर्फ जो कुछ सालों से व्यवस्था बंद हो गई थी उसको
जीवित करा है और इससे बच्चों में अपने अधिकारों को लेकर एक चेतना और बच्चों के अधिकारों को हम पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर सकें, उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही इस बाल विधानसभा का गठन होता है। जी हाँ, हम लोग 2014 से जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट और जो खास करके उत्तराखंड स्टेट अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन SCPCR के साथ मिल करके हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि बच्चों में जो है बाल अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़े, उनका जो है वो जागरूकता जो है वो फिर एक्शंस में तब्दील हो और वो अपने गाँव में, अपने शहरों में, जहाँ भी है, अपने स्कूल में जो है वो जो राष्ट्र निर्माण का काम करते रहें। प्रशिक्षण आयोग वो प्लान इंडिया द्वारा चतुर्थ बाल विधानसभा का आयोजन यहाँ पर किया गया। 4 दिन से ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इस आयोजनों के माध्यम से बच्चों का ज्ञानवर्धन हो जाता है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पिछले कुछ समय में विधानसभाओं के अंदर जिस प्रकार के दृश्य उपस्थित हुए, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे बिहार की विधानसभा हो, वह स्वच्छ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर विधिवत मुख्यमंत्री का भी चयन यहाँ पर हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष का चयन भी यहाँ पर हुआ है, नेता प्रतिपक्ष व मंत्रियों का चयन यहाँ पर हुआ है और 4 दिन से जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर विधानसभा के नियमों के बारे में इनको जान। मसूरी में धूमधाम से बूढ़ी दीपावली का आयोजन किया गया। ये एक पुराना सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें प्रदेश के सभी लोग लगभग शामिल होते हैं। कलाकारों ने समुद्र मंथन कथा का भी मंचन किया और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पारंपरिक तरीके से नाग देवता की पूजा की गई है और मंसूरी में धूमधाम से बूढ़ी दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाग देवता की पूजा की गई। साथ ही इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दिवाली के करीब 30 दिनों बाद बूढ़ी दीपावली, बग्वाली या पुरानी दीपावली के नाम से मनाए जाने वाले इस त्यौहार में अलग अलग इलाकों से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया। कलाकारों ने इस दौरान अपनी कला के जरिए देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन की कथा का मंचन किया। रुड़की में देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक सपा सेंटर पर छापेमारी की है, जहां से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 महिलाओं को मुक्त कराया है। हालांकि सपा सेंटर का संचालक अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के आदेश पर ये भगवानपुर थाना पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एसपी सर के द्वारा सभी स्पा सेंटरों की चेकिंग और जांच के आदेश किए गए थे, तो उसी क्रम में यहाँ पर कोहिनूर सैलून एंड स्पा सेंटर के नाम से कस्बा भगवानपुर में एक स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा था। तो उस पर भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली, जिस पर हमारे द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई। तो वहाँ पर स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था, जिसमें 3 लोगों को हमारे द्वारा हिरासत में लिया गया है और 2 महिलाओं को पीड़ित महिलाओं को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। और इसके अलावा जो स्पा सेंटर के संचालक और संचालिका है, दोनों के दोनों फरार हैं। एसपी सर के द्वारा हरिद्वार में जहर खुरानी मामले का खुलासा करते हुए जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास एक महिला को अपना शिकार बनाने और उससे लूटपाट करने का आरोप था, जिसे लेकर आरोपी के खिलाफ 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। जहर खुरानी का गैंग था जो पिछले दिनों 2-3 घटनाएं करके फरार चल रहा था। उसमें 2 मुलजिम ऑलरेडी पकड़ चुके थे पहले। आज एक सैलेन नाम का एक यूज़ है, जिसको जीआरपी हरिद्वार की पुलिस ने फरुखाबाद से गिरफ्तार किया है। इस पर 10,000 का इनाम पहले से घोषित था, क्योंकि काफ़ी दिन से फरार चल रहा था ये।
सर क्या कोई इसका आपराधिक इतिहास या इसकी कोई साथी जिनकी और लीड मिली हो आपको कोई? हाँ, इनके 2 साथी पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। नन्हे नाम का इसका गैंग लीडर है जो इस समय वर्तमान में भी जेल में है और ये उसी गैंग का मेंबर है। बहुत दिन से फरार चल रहा था, करीब 6-7 महीने से फरार चल रहा था और अभी काफ़ी प्रयास करने के बाद थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये फर्रुखाबाद में कहीं रह रहा है, तो उन्होंने अपनी टीम भेज करके पूरा इसकी गिरफ्तारी करवाई है। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है और आप जानते हैं कि रेलवे में जहर खुरानी का अपराध बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते समय ट्रेन में उनको कुछ ना कुछ खिला करके उनका सामान लूट लेते हैं, फिर आदमी बिल्कुल ही परेशान हो जाता है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं नगर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो कांग्रेस कार्यालय से होट-पोट हुए पूरे शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह और पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के संयुक्त नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई और कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन की माने तो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों को जनता के बीच ले जाना है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिंद्र बोरा ने कहा कि आज देश में किसान मर रहा है, बेरोजगारी से युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, महंगाई आसमान छू रही है और इन सभी के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हमारे माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा चलाई गई है और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जो पूरे देश में नफरत की जो राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आपस में फूट करो और राज करो जैसे पहले अंग्रेज करते थे वैसे करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके हम लोग पूरे जो देश में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कहीं कहीं प्रदेशों में जो हमारे जो राहुल गांधी जी के द्वारा जो कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की जो यात्रा है और इंदिरा गांधी जी का जयंती में हम लोग आज हमने पदयात्रा में करी की है, तो यही है कि हाँ पूरे देश का हम यही बताना चाहते हैं कि नफरत छोड़ो और भारत। उत्तराखंड नहीं पूरे देश में एक प्रमुख विपक्ष पार्टी है, मेन विपक्ष पार्टी है, तो कांग्रेस का दायित्व बनता है, जो आप खुद ही कह रहे हो कि जन विरोधी सरकार हैं, तो इनके जन विरोधी नीतियों का खिलाफत करना और इस खिलाफत के लिए जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक भारत जोड़ो यात्रा का वो नेतृत्व भी कर रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। आज शायद 67-68वां दिन है तो चल रहे हैं। ये जो यात्रा है, ये यात्रा उत्तराखंड में नहीं, उनका रूट में नहीं है, इसीलिए उत्तराखंड कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में आपके 14 से 19 तक तारीख एक कार्यक्रम बनाए। लालकुआं मोतीनगर हाथीखाल क्षेत्र में 65 करोड़ की लागत से बन रहे 200 बेड का मल्टी स्पेशल अस्पताल का निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर में, हालांकि इससे अभी कुछ काम बाकी जो तय समय सीमा से पहले पूरा करके लिया जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार इस अस्पताल को जनता को समर्पित कर देगी ताकि प्रदेश की जनता को बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। दूसरी ओर लालकुआं नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस नेता राम बाबू मिश्रा की माने तो अस्पताल का कार्य उनकी सरकार के समय भी शुरू हुआ था। इसके लिए कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। लालकुआं विधानसभा में पहली बार बनने जा रहा है 200 बेड का सरकारी अस्पताल। ठीक मेरे पीछे ये सरकारी अस्पताल है जो अब से अगले साल बनके लगभग तैयार होगा और यहाँ के जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल का यहाँ पे नया एक स्वरूप बैठाया जा रहा है जो लालकुआं की जनता को समर्पित करा जाएगा। हालांकि इस अस्पताल में काम होते होते कई सालों लग गए हैं, पर फिर भी इस ठेकेदार को, इस कंपनी को कहा गया है कि 2023 में आप पूरा काम करके देंगे और इस अस्पताल को जनता के उसमें समर्पित करेंगे। अभी इसमें काम बहुत बाकी है और देखना होगा कि क्या जो इसमें कंपनी इस अस्पताल को बना रही है
वो लगभग 2023 में काम पूरा कर पाएगी और यहाँ की उत्तराखंड सरकार और जनता को ये अस्पताल समर्पित कर पाएगी। ऐसे में अगर ये अस्पताल सारी चीजों से जो बताया जा रहा है लैस है, एक छोटी सी चीज से लेके बड़ी चीज की सुविधा इस अस्पताल में है, क्योंकि 200 बेड का अस्पताल है। पर देखना होगा कि अगर पूरी सुविधा अगर इस अस्पताल में मिलती है समय से, तो क्या वो जनता के काम आ पाएगी, क्योंकि चीजों के अभाव में ही सब चीजें रुक जाती हैं। क्योंकि अस्पताल में अगर खाली दवा मिलेंगी, अल्ट्रासाउंड और खून का टेस्ट नहीं हो पाएगा और डॉक्टर अगर नहीं मिल पाएंगे तो जनता का स्वास्थ्य कौन देखेगा। ऐसे में इस 200 बेड के अस्पताल में सारी चीजें लैस होनी चाहिए, जिससे यहाँ के मरीजों को हल्द्वानी और नैनीताल और देहरादून ना जाना पड़े। उमेश पंत, न्यूज़ 1 इंडिया, लालकुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।